हाँ फ्रेंड, बात करेंगे सीटी 2020 टीचिंग मेथड की, जो हमारे तीनों विषय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। गणित, हिंदी, पर्यावरण जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ शिक्षण विधियाँ की, जैसे कि आगमन विधि और निगमन विधि की, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ लिख रखा है। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में देखते हैं। देखिए मित्रों, मैंने यहाँ आगमन विधि के बारे में लिखा है और व्याख्या किया है। आगमन विधि में कुछ नियम दिए गए हैं। मुख्यतः देखते हैं कैसे कैसे नियम दिए गए हमारे। उदाहरण से नियम की ओर चलना, विशेष से सामान्य की ओर चलना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलना। अब एक एक उदाहरण की व्याख्या समझते हैं। उदाहरण से नियम की ओर, जैसे मान लीजिए एक बच्चों के सामने मैंने एक त्रिभुज पेश किया। उस त्रिभुज में बच्चों को मैंने एक त्रिभुज का चित्र पेश किया, तो बच्चा उससे देखा और मैंने उसे बताया, तो बच्चा समझ गया कि हाँ यह त्रिभुज का चित्र है। तो आप उसे कभी भी उससे उस एंगल को दिखाएंगे तो बच्चा तुरंत बता देगा कि हाँ यह त्रिभुज है, क्योंकि जो इसका एक ज्ञान होता है उदाहरण के माध्यम से, वह ज्ञान अस्थायी होता है। ठीक है। अब बात करते हैं विशेष से सामान्य की ओर। विशेष मतलब होता है कोई अच्छी ऐसी विशेष चीज़ उसके सामने पेश करते हैं और उसे धीरे धीरे सामान्य की तरफ ले जाते हैं। बात करते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल मतलब होता है बड़ा। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे एक त्रिभुज पेश किया, ये हमारा क्या एक स्थूल है, इस स्थूल के रूप में कार्य कर रहा है। त्रिभुज का हमारा जो चित्र है ये स्थूल के रूप में कार्य कर रहा है, और हम बच्चे स्थूल से सूक्ष्म की ओर हमें ले जाना है। तो स्थूल तो हमने उसको चित्र के सामने पेश कर दिया। अब जब बच्चे के सामने मैंने स्थूल त्रिभुज को पेश किया, तो उसके बाद बच्चा क्या करेगा, पहले धीरे धीरे बताएगा कि हाँ इसमें एक कोण 60 अंश का होता है, दूसरा कोण भी 60 अंश का होता है, तीसरा कोण 60 अंश का होता है, मतलब तीनों कोण मिलाकर हमारा 180 अंश होता है। फिर उसके बाद वह धीरे धीरे इस सूत्र की तरफ ही चला जाएगा। तो यह क्या है, हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं इस विधि, कुछ मैंने व्याख्या भी किया है। आप देखिए, इस विधि में उदाहरण या तथ्य की सहायता से सामान्य से नियम की ओर निर्माण किया जाता है। मतलब समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है कि उदाहरण या तथ्य की सहायता से सामान्य के नियमों का निर्माण किया जाता है। इसमें बिना उदाहरण के नियम आप तैयार नहीं कर सकते आगमन विधि में। अब चलिए और नीचे लिखा हमने, जब हम बालक के समक्ष बहुत से तथ्य या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और बालक उनकी सहायता से स्वयं निष्कर्ष निकालने में प्रयास करता है। अब आप समझ लीजिए कि बच्चे के सामने अगर हमने त्रिभुज पेश किया, ये त्रिभुज हमने बनाया है, इस त्रिभुज का अगर हमने पेश किया तो बच्चा त्रिभुज क्या किया, पहले उसे उदाहरण पेश किया हमने, बच्चा देखा, फिर उसे डिफाइंड किए तो बच्चा समझ भी गया। तो उससे धीरे धीरे वो क्या क्या उसको सूत्र की गणना कर लिया। वो यह भी बता सकता है कि कितने कोण होते हैं, एक कोण कितने अंश का होता है। आप उसे कभी भी फिर पूछेंगे त्रिभुज के बारे में तो बच्चा तुरंत बता देगा। ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें कहा गया है कि उदाहरण की ओर प्रस्तुत करते हैं। ठीक। अब इसका जो ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है। अब हम बात करते हैं इसमें इसके कुछ गुण और कुछ दोष की। देखिए क्या है इसके गुण और दोष। देखिए इसमें मैंने गुण दोष को डिफाइन किया है। गुण और दोष, इसमें गुण क्या है, बच्चे इसमें रुचि लेते हैं। अब आप समझ लीजिए बच्चे के सामने कोई भी उदाहरण पेश करते हैं, उदाहरण के माध्यम से उसे पढ़ाते हैं। अब तो बच्चा क्या करेगा, रुचि लेगा, जाहिर सी बात है। अब बात करते हैं नीचे पॉइंट है अभ्यास एवं प्रयास के अवसर। अब बच्चे के सामने जब आप उदाहरण पेश करेंगे तो बच्चा भी वैसे करने की कोशिश करेगा, अभ्यास करेगा कि हम भी ऐसे करें, हम भी इस चीज़ को इस तरह से बनाएं। तो क्या करेगा, वो अभ्यास और प्रयास का अवसर उसे प्राप्त हो रहा है। अब मनोवैज्ञानिक विधि की बात करते हैं, और तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं, क्योंकि इसमें हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बच्चे को पढ़ाते हैं। ठीक है। निम्न प्रकार के हम उपकरण उपयोग करते हैं, निम्न प्रकार की हम शिक्षण विधियाँ प्रयोग करते हैं ताकि बच्चा अच्छे से उस ज्ञान को ग्रहण कर सके। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। अब बात करते हैं नीचे, ज्ञान अर्जन अस्थाई, या मतलब ज्ञान अस्थाई होता है। ज्ञान अर्जन या ज्ञान अस्थाई मतलब इस विधि में हमने अभी आपको बताया कि यह विधि क्या होती है, एक ज्ञान में इसका अस्थायी होता है, क्योंकि हम उसे उदाहरण के माध्यम से पढ़ाते हैं। जो भी बच्चा देखेगा तो उसकी जब वो बच्चा उसे देख रहा है, तो बच्चा जब देखेगा तो उसमें क्या होगा, उसकी इंद्रियां क्या होगी, सक्रिय होंगी। तो जब इंद्रियां उसकी सक्रिय होंगी तब वो ज्ञान उसका क्या होगा, अस्थायी होगा। अब बात करते हैं दोष की। इसमें दोष क्या होता है, यह धीमी विधि है। अब धीमी विधि है, कैसे धीमी विधि है, जब हम बच्चे के सामने उदाहरण पेश करते हैं, फिर उसे डिफाइंड करते हैं, फिर उसे समझाते हैं, तो क्या है, यह धीमी विधि कहलाती है, बहुत धीरे धीरे कार्य करती है। ठीक है। अब बात करते हैं नीचे, अधिगम परिश्रम एवं सूझ की आवश्यकता। मतलब इसमें परिश्रम बड़ा करना पड़ता है, बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमें तथ्य जुटाना पड़ता है, उस उदाहरण के माध्यम से बच्चों को समझाना पड़ता है। इसलिए बहुत सूझ समझ से बच्चे के सामने पेश करना पड़ता है उदाहरण, ताकि बच्चे को की उसकी आवश्यकता होती है।
अब बात करते हैं दूसरी विधि जो हमारी है निगमन विधि। निगमन विधि आप देख रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। निगमन विधि की बात करते हैं। निगमन विधि में क्या होता है मित्रों, इसको भी कुछ सूत्र दिए गए हैं, कुछ नियम दिए गए हैं। बात करते हैं नियम की, इसके कुछ 4 नियम इस तरह दिए गए हैं। पहला नियम है उन नियम से उदाहरण की ओर। इसमें क्या है, नियम के उदाहरण की ओर। और इसमें क्या होता है मित्रों कि पहले हम बच्चे के सामने नियम पेश करते हैं, उसके बाद अब धीरे धीरे हम उदाहरण की तरफ ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए सूत्र पेश, कोई भी चीज़ हमें पढ़ानी है तो उसे हम पहले सूत्र पेश कर देंगे, सूत्र के बाद उसे धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उदाहरण पेश करेंगे, ठीक है। तो वो होगा हमारा नियम से उदाहरण की ओर। अब बात करते हैं सामान्य से विशेष की ओर। समान रूप से हम कोई कार्य करते हैं, फिर उसे धीरे धीरे विशेष की तरफ, विशिष्टता की तरफ ले जाते हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अभी हमने आपको बताया सूक्ष्म और स्थूल क्या होता है। सूक्ष्म मतलब छोटे से बड़े की तरफ हम ले जाते हैं उसे इस विधि के माध्यम से, ठीक है। पहले सूत्र पेश करते हैं, सूत्र छोटा होता है हमारा, उसके बाद सूत्र पेश करते हैं, छोटा होता है, फिर धीरे धीरे हम उसे सवाल हल करना, न्यूमेरिकल हल करना सिखाते हैं, तो धीरे धीरे व्यापकता की तरफ उसे हम बड़ा तरफ ले जाते हैं। और देखिए बात करते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है हमारा कि निगमन विधि में बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति के शिक्षण उपयोगी होते हैं। आप समझिएगा मित्रों, बीजगणित में, रेखागणित और त्रिकोण विधि में, इन सभी विषयों में हम सूत्र के माध्यम से ही इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि बिना सूत्र के ना हम बीजगणित लगा सकते हैं, ना रेखागणित, ना त्रिकोणमिति। इसलिए हमारे लिए यह विधि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें सूत्र के माध्यम से हर कार्य करते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने व्याख्या किया, देखिए यह विधि आगमन विधि के विपरीत होती है। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा है मित्रों कि यह विधि जो हमारी होती है निगमन विधि, ये आगमन विधि क्या होती है मित्रों, विपरीत होती है, मतलब उसके उल्टा होती है, ठीक है। अब देखिए नीचे, इस विधि में पहले परिभाषा या सूत्र बच्चों को बता देते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि इसमें नियम से उदाहरण की ओर पहले क्या करते हैं, बच्चों को हम सूत्र बता देते हैं, बच्चों को, उसके बाद बता देते हैं, तब उसके बाद क्या होता है तथा बच्चे उसे याद करते हैं, फिर उनके नियमों का उपयोग करके समस्या को हल कर निकाल सकते हैं। पहले क्या करते हैं निगमन विधि में, हम बच्चे के सामने सूत्र बता देते हैं। जैसे मुझे गणित पढ़ाना, बीजगणित पढ़ाना, तो बीजगणित में हम क्या करेंगे, इस बीजगणित में उसे हम बताएंगे कि a+b का होल स्क्वायर होता है। होल स्क्वायर के बाद हम उसे न्यूमेरिकल जब देंगे तो बच्चा इस सूत्र लगाएगा, तो इस सूत्र के माध्यम से क्या करेगा, उस अपने सवाल को क्या करेगा बच्चा हुआ, उसे अपने निष्कर्ष तक पहुँच जाएगा और उस सवाल को हल कर लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस विधि में कुछ गुण और दोष होते हैं। देखिए जैसे मैंने इसे डिफाइंड किया है मित्रों, अगर अच्छा लगता है हमारा वीडियो और हमारा ये नोट्स तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा प्लीज़ मित्रों, मेरे बहुत मेहनत के साथ हमने बनाया है इसे, ठीक है। देखते हैं गुण क्या है और दोष। गुण देखिए मित्रों क्या है, गुण सरल एवं सुविधाजनक। अब देखिए क्या होता है, हम सूत्र पेश करते हैं बच्चे के सामने, तो बच्चा उस सूत्र को याद कर लेता है, याद करने के बाद उसे सुविधा हो जाती है कि वह आराम से आसानी से उस कार्य को क्या करता है, कर लेता है। अब बात करते हैं स्मरण शक्ति का विकास होना। अब जब बच्चा याद करेगा, सूत्र को याद करेगा, उसे याद करेंगे तो उसके मस्तिष्क क्षमता का विकास होगा, उसकी स्मरण शक्ति का विकास होगा, वह सोचेगा कि हमने क्या सूत्र याद किया था, ठीक है। ज्ञान अर्जन में तीव्रता, ज्ञान अर्जन की तीव्रता की गति होती है, मतलब वो ज्ञान को अर्जन करने में बहुत ही तीव्र होता है, क्योंकि उसमें मित्रों हमें सूत्र याद करना पड़ता है। सूत्र याद कर लेंगे तो फटाफट जल्दी तुरंत हम अपने सवाल को क्या करेंगे, हल कर लेंगे, अपनी समस्या को हल कर लेंगे। अब पॉइंट 4 की बात करते हैं, संक्षिप्त एवं व्यवहारिक। इसमें क्या होता है, संक्षिप्त रूप से पूरा संक्षिप्त द्वारा दिखा करके एवं उसके व्यवहारिक रूप में उसे बताया जाता है। संक्षिप्त पहले किया जाता है, वर्णित किया जाता है, व्याख्या किया जाता है, फिर उसे धीरे धीरे व्यवहार की तरफ जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं कम परिश्रम एवं कम समय। अरे इसमें कम परिश्रम मतलब होता है इसमें कम मेहनत करना पड़ती है हमें, और इसमें कम समय लगता है, क्योंकि हम सूत्र के आधार पर पढ़ा देते हैं बच्चों को, तो बच्चा सूत्र के आधार से कम समय लगता है, ठीक है। अभ्यास कार्य तीव्रता, अभ्यास कार्य तीव्रता मतलब बच्चा इसमें जब सूत्र याद करेगा तो बच्चा सूत्र लिख कर याद करेगा, रट कर याद करेगा, मतलब याद करेगा, तो उसे क्या होगा, वह अभ्यास करेगा कि ये सूत्र कैसे आया, कहाँ से आया, तो वह अभ्यास करेगा, और तब वो क्या करेगा, कार्य करने में उसे तीव्रता होगी, क्योंकि सूत्र के माध्यम से उसे कार्य करने में आसानी होगी, वो बहुत जल्दी काम कर लेगा। अब बात करते हैं दोष विधि। दोष क्या है इसमें, दोष ये हमारा रटने की आदत, मतलब इसमें बच्चा रटने की आदत बहुत कम देता है, क्योंकि बच्चा अगर रटाते हैं आप उससे ज़्यादा रटन विद्या करते हैं तो रटने के बाद वो बहुत ज़्यादा रटाते हैं तो बच्चा भूल जाएगा, इसलिए इस आदत को कम करनी चाहिए। उसे समझने की, उसकी मानसिक शक्ति का स्मरण करने के लिए उसे थोड़ा बहुत उन्हें याद कराया जाता है, ठीक है, सूत्र के आधार पर। अब बात करते हैं अर्जित ज्ञान अस्पष्ट एवं अस्थायी। इसमें क्या होता है मित्रों, इसमें अज्ञान जो हमारा ज्ञान होता है वह अस्पष्ट रूप में हमारा क्या होता है, अस्थायी होता है, ठीक है।
अब बात करते हैं छोटी कक्षाओं के लिए यह अनुपयोगी है। मतलब हम छोटी कक्षा में, प्राइमरी कक्षा में अगर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को हम सूत्र नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम छोटी कक्षाओं में हमेशा उदाहरण के आधार पर ही बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए ये विधि, आगमन विधि जो होती है अनुपयोगी है, क्योंकि हम इसमें सूत्र की बात होती है, इसलिए हम बच्चों को प्राइमरी में सूत्र नहीं पढ़ाते हैं। अब बात करते हैं नवीन ज्ञान, तर्क, चिंतन। अब इसमें बच्चे का नवीन ज्ञान से, नवीन ज्ञानात्मक और तर्क चिंतन, इसमें नवीन मतलब होता है ज्ञान, वो जब बच्चा खोजेगा, नए अपने तर्क वितर्क करेगा, तब तो उसका मतलब काम होगा। लेकिन नहीं, इसमें सब बना बनाया हुआ पाता है, सूत्र बना बनाया रहता है, वो सूत्र बस देखता है, याद करता है और लगा देता है, ठीक है। जब बच्चा कोई खोज भी नहीं करेगा तभी तो उसका तर्क, ज्ञान, चिंतन बढ़ेगा, ठीक है, अभाव रहता है। अब बात करते हैं अमनोवैज्ञानिक विधि। यह हमारी क्या है, एक अमनोवैज्ञानिक विधि होती है, ठीक है मित्रों। अब मित्रों आज के लिए बस इतना ही, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि की, ठीक है। अगर मित्रों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, अगर आपको अच्छा समझ में आता है इस वीडियो को इस नोट्स के माध्यम से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि से लेके। धन्यवाद मित्रों।